हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका न्यू सिलेबस है टर्म फर्स्ट का 2022 और 2023 के एग्ज़ाम में आपके आएगा। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपको पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर दोनों पार्टों को देख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट नोट की पीडीएफ चाहिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से पूरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये पार्ट नंबर 3। तो देख लेते हैं अपना आज का सबसे पहला टॉपिक। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्राचीन सत्ता, प्रसाद तथा शासक। इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए ताकि हम आसानी से इस टॉपिक को समझ सकें। सत्ता का मतलब होता है शासन करना। जिस तरीके राज्य जो शासन करता है उसी को कहा जाता है सत्ता। प्रसाद जो है, प्रसाद ऐसी जगह को कहा जाता है, ऐसे महल को कहा जाता है, भवन को कहा जाता है जिसके अंदर राजा रहता है। शासक के बारे में आप तो जानते ही, शासक एक राजा जो होता है जो शासन करता है उसको कहा जाता है शासक। तो अब समझ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जितने भी सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्या भवन हो, क्या कितने भी कार्य हो, उनको देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि उन कार्यों को किसी न किसी या तो राजा ने करा होगा या किसी बड़े व्यक्ति ने करा होगा, जब भी वो इतनी अच्छी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की हर चीज़ बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर एक विशाल भवन मिला है पुरातत्वविदों को। उसे देखकर उन्होंने कहा है कि ये जो है एक प्रसाद है। इस पर उसे एक प्रसाद बता दिया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा, परंतु इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, यानी कि हमें कुछ ठोस सबूत नहीं मिले कि आखिर वो प्रसाद है भी या नहीं। बस देखकर अनुमान लगाया गया है उसे। जो हड़प्पा सभ्यता है उनके बारे में हमें एक मूर्ति मिली है, उस मूर्ति को देखकर पुरोहित राजा बता दिया गया है उसे, परंतु इसके भी हमें पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो आखिर पुरोहित राजा की मूर्ति है भी या नहीं। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके विषय में 3 मत मिलते हैं हमें पुरातत्वविदों के। सबसे पहला मत ये है कि वहाँ पर कोई भी शासक नहीं था, सारे लोग जो थे वो सबकी स्थिति वहाँ पर समान थी। परंतु जो दूसरे पुरातत्वविद हैं दूसरे टाइप के, वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई सारे शासक थे। मोहनजोदड़ो का अलग शासक थे, हड़प्पा के अलग थे, और इसके जितने भी स्थल थे सभी स्थलों के अलग अलग शासक थे। कुछ पुरातत्वविद ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ पे कोई कई सारे शासक नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही शासक था और वही सारे के सारे कार्य करता था, वही सारे का सारा शासन करता था। तो इस तरीके से 3 मत जो है हड़प्पा सभ्यता के शासन के विषय में हमें मिल जाते हैं। परंतु अगर हम ध्यान से गौर करें सारे तीनों मतों पे तो हमें पता चलेगा जो लास्ट वाली जो है वो परिकल्पना में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर सारी की सारी चीज़ों में समानता है। और समानता जब भी होगी जब कोई एक ही व्यक्ति सारे के सारे कार्यों को करवाएगा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप ईंटों का ही उदाहरण ले सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो ईंट है वो आप कितनी दूरी से कितनी दूरी तक, कोई सी भी जगह हो हड़प्पा सभ्यता की, हर जगह पर एक ही आकार की आपको ईंट मिलेगी। हर जगह पर एक ही तरीके का आपको स्नानघर मिल जाएंगे, एक ही तरीके के कुएँ मिल जाएंगे, गली हर जगह पर तो आपको गिट पत्ती पर बनी हुई दिखेंगी। तो इन सारी बातों को देख कर पता चलता है कि वहाँ पर शायद एक ही शासक रहा होगा जिसने एक जैसे कार्य करे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के आप चबूतरे भी देख सकते हो, विशाल दीवार देख सकते हो। ये सारी चीज़ें देख कर आपको यही लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक ही व्यक्ति था जो सारे के सारे कार्य कर रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम। ये था हमारा टॉपिक। देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर आपके समझ में ना आए फिर भी आपको इस टॉपिक को रट लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता ही है आपके एग्ज़ाम में। तो इसके अंदर 8 पॉइंट जो है आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। हड़प्पा सभ्यता आखिर ख़त्म क्यों हो गई? इसके ख़त्म होने का सबसे पहला जो कारण है वो है नदियों का सूखना। ये सारे के सारे कारण जो ये आपके कोई सा भी कारण इनमें से फिक्स नहीं है। सारे के सारे कारण जो है ये सारे के सारे अनुमान लगाए गए। जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने इन सारे कारणों के ऊपर अनुमान लगाए हैं। आपके ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, आपको एग्ज़ाम में बस खाली सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। सबसे पहला कारण पुरातत्वविदों ने बताया कि नदियों का सूखना। हड़प्पा सभ्यता में कई सारी नदियाँ बहती थी जिसकी वजह से ये कृषि करा करते थे। अब जब इनकी शायद नदियाँ सूख गई होंगी जिसकी वजह से इन्होंने कृषि करना बंद हो गई कर दिया होगा और इनका जो है पतन हो गया होगा। ये भी माना जाता है कि इनकी नदियाँ जो थी उन्होंने मार्ग बदल लिया होगा जिसकी वजह से इनकी बस्तियाँ बह गई होंगी।
ये भी माना जाता है शायद बाढ़ आ गई होगी सिंधु नदी में, जिसकी वजह से पूरी पूरी हड़प्पा सभ्यता तबाह हो गई। ये भी माना जा सकता है भूकंप इतने ज़्यादा तेज़ आए होंगे कि इनकी पूरी पूरी बस्ती जो है भूकंप की वजह से तबाह हो गई। ये भी माना जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि भारी आक्रमण हुए होंगे जिनकी वजह से लूट मच गई होगी हड़प्पा सभ्यता में, और लोग जो है वहाँ से चले गए होंगे त्याग कर। ये भी माना जा सकता है कि नगर जो है नगरों को त्याग दिया होगा, क्योंकि जितनी भी ज़रूरी की चीज़ें थी वो सारी सारी हड़प्पा सभ्यता में ख़त्म हो गई होंगी, जिसकी वजह से लोग नगरों को छोड़ के कहीं और जाकर बस गए। आप ये भी कह सकते हो कि जलवायु परिवर्तन हुए होंगे, जिसकी वजह से लोगों के रहने की का स्थान हड़प्पा सभ्यता नहीं रहा होगा, इसलिए लोगों ने उस स्थान को त्याग दिया। वनों की कटाई करी होगी इन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई होगी और जो है संतुलन बिगड़ गया होगा उस जगह की जलवायु का। तो ये सारे के सारे कारण आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज के बारे में देख लेते हैं अब। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस तरीके से हुई। जब पंजाब में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उस टाइम पे हड़प्पा की कभी ईंटें मिल जाती थी, कभी मोहर मिल जाती थी, या कभी कोई किलाकृति मिल जाती थी। तो लोग जो है जो खुदाई करते हैं वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये क्यों मिल रही है। उन्होंने सोचा कि खंडर है, ये खंडरों की ईंटें मिल रही हैं। पर जब जैसे जैसे खुदाई होती चली गई, ईंटों की तादाद बढ़ती चली गई, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक सभ्यता थी, ये फालतू की ईंटें नहीं निकल रही हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से 1921 में दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने हड़प्पा के एक स्थल की खुदाई कर दी। फिर उसके बाद 1922 में रखालदास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति आए, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज होती चली गई। अब पढ़ लेते हैं कनगिम कौन थे और कनगिम का भरम क्या था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनगिम कौन थे, परंतु उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं। पुरातत्वविद जो है वो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो खुदाई के बाद मिली हुई चीज़ों के से देखकर उन्हें देखने के बाद ही सीधे ये बता देते हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड है, या ये क्यों बनाई गई थी, या किस लिए बनाई गई थी। यानी कि पुरातत्वविद ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खुदाई से मिली हुई चीज़ों से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। तो कनगिम जो थे हमारे भारत के सबसे पहले पुरातत्वविद थे ये कनगिम जो है इनके बारे में हमें ये भी पता चलता है कि इनका भरम क्या था। इनको एक बहुत ज़्यादा भरम हो गया था, जिसकी वजह से हड़प्पा के बारे में इन्होंने गलत जानकारी दे दी थी। कनगिम जो है 19वीं शताब्दी में इनके पास एक हड़प्पा की कलाकृति पहुंची थी, यानी कि हड़प्पा की एक वस्तु पहुंची थी कनगिम के पास। जब कनगिम से पूछा गया कि ये कितनी पुरानी है, तो इन्होंने ऐसे समय में रख कर बता दिया उस वस्तु को जिसके बारे में ये जानते थे, और आखिर इन्होंने जो समय बताया वो बिल्कुल गलत था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्योंकि ये जो थे ये लिखित चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते थे, जो लिखी हुई चीज़ें इन्हें मिल जाती थी ये उसे पढ़ के बता देते थे किसी भी चीज़ के बारे में कि ये कितनी पुरानी है, किसकी है और किस लिए बनाई गई थी। परंतु हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो रहस्यमय लिपि थी, उसके बारे में ये कुछ भी नहीं जान पाए। इसलिए इन्होंने जानने के लिए चीनी जो बौद्ध तीर्थयात्री आए थे 4वीं शताब्दी के अंदर उपमहाद्वीप में, तो इन्होंने उनके वृत्तांत पढ़े। उनके वृत्तांतों को पढ़ने के बाद ही इन्होंने बता दिया कि ये कितनी पुरानी है चीज़। परंतु ऐसा नहीं है, चीन के यात्री को भी पता नहीं था कि भारत के बारे में कि भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। तो जैसा कि आप समझ ही सकते हो कि जब चीन के यात्रियों को नहीं पता तो वो आपको कैसे बता सकते हो। तो इन्होंने उनके आधार पर ही बता दिया कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है हड़प्पा सभ्यता, ये बहुत कम पुरानी हड़प्पा सभ्यता है। इसी को कहा जाता है कनगिम का भरम, क्योंकि इन्होंने हड़प्पा के बारे में गलत जानकारी दी कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक नवीन प्राचीन सभ्यता, जॉन मार्शल का योगदान। अब जॉन मार्शल कौन थे? ये भी भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने भी भारत के बारे में कई सारी खुदाई करी, उस खुदाई से मिली चीज़ों से किससे ध्यान में देकर इन्होंने ध्यान से उन चीज़ों को परखा, उन्हें चेक करा, फिर इन्होंने भारत की चीज़ों के बारे में जानकारी दी। जो जॉन मार्शल थे 1924 में इन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज हो चुकी है, ताकि लोग भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकें। ये भारत में कार्य करने वाले पहले पूरे पेशेवर पुरातत्वविद माने जाते हैं, जिनका मेनली मुख्य काम यही था खुदाई करना और लोगों को खुदाई में मिली हुई चीज़ों के बारे में जानकारी देना। जो जॉन मार्शल जो थे ये यूनान में और क्रीट में काम करना जानते थे। जो इस काम करने के तरीक़े को इन्होंने भारत के लोगों के साथ भी शेयर करा था, ताकि भारत के लोग भी जान पाएँ इस तरीके को।
ये भारत के लोग जो थे उनकी दैनिक जीवन की क्या क्या तरीका रहा है, किस तरीके लोग खाते पीते थे रहते थे, ये सारी चीज़ें भारत के लोगों की जानना चाहते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा भारत की जगहों की खुदाई करवाते और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे। जॉन मार्शल जो थे इनका खुदाई के बाद जानकारी का तरीका ये था कि ये जो थे नियमित क्षेत्रीय इकाइयों के साथ खुदाई करते थे, यानी कि ज़मीन को कई पार्टों में डिवाइड कर देते थे। फिर ये मानते थे जो पार्ट मिला ऊपर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर जितनी इससे नीचे वाले में जितनी चीज़ें मिली हैं वो सारी उससे थोड़ी पुरानी है, उससे नीचे जो मिलेंगी वो उससे ज़्यादा पुरानी है। इस तरीके से ये पार्टों में ज़मीन को डिवाइड कर देते थे, उसके आधार पर पता लगाते थे कौन सी वस्तु कितनी ज़्यादा पुरानी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नई तकनीक तथा प्रश्न। इसके अंदर हमें पढ़ना है व्हीलर के बारे में। ये कौन थे? ये भी हमारे भारत के पुरातत्वविद थे और इन्होंने जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 1944 में। 1944 में इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था ताकि ये भारत के बारे में जानकारी हमें दे सकें। इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय इकाइयों के आधार पर हमें बिल्कुल भी खुदाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें स्तर विन्यास के आधार पर खुदाई करनी चाहिए, यानी कि ज़मीन को क्षेत्रीय इकाई में तो बांटो मगर उसको कई स्तरों में बांटो कि जैसे कि पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। इन्होंने बताया जो सबसे ऊपर वाले स्तर में मिलेगी चीज़ें वो होंगी तो सबसे ज़्यादा नहीं, परंतु उसमें भी हमें ये चेक करना होगा कहीं ये पुराने लोगों ने खुदाई करके ऊपर तो नहीं लिया इसे, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो सबसे नीचे मिलेगी चीज़ वो सबसे ज़्यादा पुरानी होगी, जो सबसे ऊपर मिलेगी वो सबसे ज़्यादा नहीं होगी। ये बात बताई थी व्हीलर ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हमें पढ़ना है खोजों का वर्गीकरण, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं खुदाई के टाइम मिलती है उनका वर्गीकरण किस तरीके से करा जाता है, यानी कैसे पहचान जाता है कि कौन सी वस्तु खाने के लिए प्रयोग की जाती थी, कौन सी पहनने के लिए प्रयोग की जाती होगी, या कौन सी कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती होगी। ये वर्गीकरण जो है इसका आधार है समानता। आज की चीज़ जितनी भी हैं पुरातत्वविद उन चीज़ों से समानता देखते हैं, यानी कि जैसे कि कोई मोती आकार की चीज़ जो है वो आज के टाइम में मोती आकार की कोई चीज़ है, मोती आकार की पुरानी चीज़ को भी कह दिया जाएगा मोती। अगर आपको मन के मिल रहे आज के टाइम पे, पुराने टाइम के मन के की ऐसी जो चीज़ होगी उसे कह दिया जाएगा मन के। अगर आपके पास चक्की है, पुराने टाइम में चक्की की ऐसी कोई चीज़ होगी उसे कह दिया जाएगा चक्की। यानी कि आप कह सकते हो आज के टाइम की चीज़ों से पुरानी टाइम की चीज़ों की मिलान करी जाती है, फिर उसी के आधार पर बता दिया जाता है कौन सी चीज़ क्या है। इसी तरीके से पुरातत्वविदों ने चक्कियों के बारे में बताया, पत्थर के फल के बारे में, बर्तनों के बारे में बताया है अनुमान लगाने के बाद। ऐसी धार्मिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिली है हमें। धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका भी हमने अनुमान लगाया है, जैसे कि दुर्लभ पत्थर बनी हुई पुरुषों की मूर्तियाँ मिल रही हैं हमें, विशाल स्नानघर मिल रहे हैं, कालीबंगन लोथल से वेदियाँ मिल रही हैं। इन सब चीज़ों का भी अनुमान लगाया गया आज की चीज़ों से मिलान करने के बाद। और इनके धर्म के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है? धर्म के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जैसे कि आज के टाइम पर कुछ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, उसी टाइम पे मोहरें मिली हैं कुछ जिनमें पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, उसे देखकर ये बताया गया है कि ये शायद प्रकृति की पूजा करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनके बारे में एक शिरंगी पालथी मारकर बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है, उनके बारे में अनुमान लगाया गया है कि शायद ये शिव हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो सारी की सारी जो वर्गीकरण किए गए हैं वो अनुमान के आधार पर ही करे गए हैं। इसी तरीके से पत्थर की एक शंकुआकार वस्तु मिली है, उसे लिंग बता दिया गया है। हड़प्पा के धर्म के बारे में जो अनुमान है वो ये तो कह सकते हो आपके सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ ही अनुमान आप बिल्कुल सही बता सकते हो, बिल्कुल सारों को सही नहीं बता सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पुरानी चीज़ आज के टाइम पे बिल्कुल भी सेम हो। जितने भी पुरातत्वविद होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, यानी जिनके बारे में वो जानते हैं उस चीज़ से तुलना करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में वो नहीं जानते। आप कह सकते हो कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं, आज की टाइम की चीज़ों से पुरानी टाइम की चीज़ों की मिलान करते हैं। अब हम निष्कर्ष तो ये निकलता है हमारा कि जितनी भी ये तरीका जो है ये पत्थर पे सही बैठ सकता है, चक्कियों पे, पात्रों पे सही बैठ सकता है, परंतु धर्म पर ये बात जो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि धर्म की पुरानी चीज़ जो है वो आज की चीज़ से मेल खाती होंगी। उसके लिए हम सारे के सारे उदाहरण देख लेते हैं धार्मिक जानकारी की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याख्या की समस्या, यानी कि जो धर्म जो है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने में हमें समस्या हो रही हैं। अब वो कैसी समस्या हो रही हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पुरुष देवता, एक व्यक्ति जो है उसके बारे में हमें ये पता चलता है उसकी मोहर के अंदर कि वो पुरुष देवता बताया गया है उसे, उसके बारे में ये दिखाया गया चित्र के अंदर कि उसके सिर पर 3 सिंह हैं, वो योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके चारों ओर एक हाथी खड़ा हुआ है, एक बाघ है, एक गेंडा है, आसन के नीचे भैंसा है तथा पाँव के नीचे हिरन है।
तो इस तरीके से एक व्यक्ति को बेटा वो बताया गया है, तो उसे अनुमान लगा दिया आज के टाइम से तुलना करने के बाद कि ये जो है पुरुष देवता है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वो पुरुष देवता ही हों। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है विष और पशुओं की पूजा। कुछ मोरों के अंदर पीपल के विषयों को दिखाया गया है, पशुओं को दिखाया गया है, तो उसे देखकर आज के टाइम से अनुमान लगाया गया है कि ये लोग विषयों की पूजा करते होंगे या पशुओं की पूजा करते होंगे। एक मोर के अंदर दिखाया गया कुबड़ वाला बेल, उसके बारे में भी यही पता चलता है कि बेल जो है शायद बेल का प्रयोग खेत जोतने के लिए किया जाता हो। योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है आलती पालती मार कर, उसको देखकर आज के टाइम से शिव जी से तुलना करके बताया गया है कि शायद वो शिव जी हैं जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। कुछ मोरों पर एक सिंग वाला गेंडा दिखाया गया है, जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ जगह पे हमें पत्थर से बने लिंग मिले, परंतु हम ये अनुमान नहीं लगा पाए कि वो आखिर मोर हैं या लिंग हैं या फिर कोई खेलने की गोटियाँ हैं। जो योनि जो है उससे रिलेटेड भी कई सारे प्रतीत मिले, कहा गया है योनि है या नहीं है, इसके ऊपर भी अनुमान लगाए गए हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो सारी जानकारी जो है वो अनुमान से रिलेटेड है, अनुमान के आधार पर है, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है हड़प्पा के धर्म के बारे में। और इन सब चीज़ों को देखकर हमें यह पता चलता है कि लिंग और योनि की पूजा जो है वो हड़प्पा काल में शुरू हुई होगी। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक धन्यवाद।